हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुजूर टीचिंग सेंटर और मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, ये गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले गद्यांश पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो लंबा लगेगा तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिएगा, स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन आगे देखिएगा। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ हैं। इनके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो किसका? तो याद रखिएगा, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या बोल रहा है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे होता है? सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्य और उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भाग दौड़ भरी जिंदगी से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है वो क्या है? दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? अधिक काम करना, सकारात्मक सोच रखना, पर्याप्त खाना खाना, देर रात तक जगना। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक सोच रखना, ऑप्शन बी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? शांति और सुकून, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, बेहतर उत्पादकता, अधिक ऊर्जा प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा होगा, ऑप्शन बी। फिर उसी प्रकार से दोस्तों गद्यांश फिर से दिया गया है, इसको भी पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरे है सृष्टि महान। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को सरलता से हारी। ठीक है, आगे देखेंगे। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, अपने सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही यह जगत संपादन। ठीक है, नारी ही हमारे लिए सब कुछ होती है। आप लोग सोच सकते हैं कितना मेहनत करती है हम लोगों के लिए। गद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो दोस्तों नारी के बिना क्या अधूरी है? तो सृष्टि अधूरी है, ऑप्शन बी। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? संघर्ष और क्रोध, समर्पण, साहस और धैर्य, शक्ति और सत्ता, सुंदरता और कला। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है, समर्पण, साहस और धैर्य है। गद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? क्रोध और लालच, स्नेह, करुणा और सृजन, धन और वैभव, कठोरता और अनुशासन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह, करुणा और सृजन, ऑप्शन बी। नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है? उन्हें दबाने का, उन्हें नजरअंदाज करने का, उन्हें उड़ान देने का, उन्हें सीमित रखने का। दोस्तों तो उसे क्या देना है? उड़ान देना है। उसके सपनों को भी क्या करना है? उड़ान भरने का मौका देना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मैं खा रहा हूँ। ठीक है,
सकर्मक अकर्मक को पहचानने का मुख्य क्या होता है, उसमें क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें क्या लगाकर। जब आंसर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, आगे देखेंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? कर्ता में, क्रिया में, कर्म की आवश्यकता में, वाक्य की संरचना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म की आवश्यकता में। ठीक है, ऑप्शन सी। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक्य, एक काल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? एक कर्म होता है हमेशा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया पद का उपयोग हुआ है? बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़ हैं, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा दौड़ रहा है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। पत्र शब्द का एक अर्थ होता है, पत्रिका, चिट्ठी, पत्ता, पुस्तक। पत्र शब्द का एक अर्थ होता है, ठीक है, पुस्तक, ऑप्शन डी। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख, चेहरा, सिर, द्वार, कंठ। तो इसका आंसर क्या होगा? मुख, चेहरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, जो वाक्य में कार्य करता है, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। ठीक है, ऑप्शन सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? ठीक है, तो किस प्रकार का अवयव है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो बताता है। ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल दोस्तों, तो यह क्या होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। याद रखेंगे, राजमहल तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बहुव्रीहि समाज में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो होगा दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाना। दो पदों का अर्थ एक ही होता है। पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, व्याख्यात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। फिर से दिया हुआ है गद्यांश। आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं अगर आप गद्यांश को पकड़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहाँ बोल रहा है, काफ़ी इजी होता है। बार बार सोचते क्या होगा, मैं कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृह, जवानी, जिंदगी का सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। मैं अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए क्या? 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठासित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है गद्यांश किस पाठ का है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? कौम की मानसिकता, अपने देश के प्रति की निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फैसलों के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, ठीक है, इसी कारण से वो क्या थे, निराश थे। आगे देखेंगे फिर से गद्यांश। बेटे के, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पुतहु से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पुतहु के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पुतहु रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, ठीक है। आप अगर किताब पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भगत बाल गोविंद भगत पाठ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। भगत का निर्णय क्या था? पुतहु को घर में ही रखने का, पुतहु की दूसरी शादी कराने का, पुतहु को घर से बाहर निकालने का, पुतहु को छोड़ देने का, ठीक है दोस्तों। तो उसका क्या था? पुतहु की दूसरी शादी कराने का निर्णय था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पुतहु ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। तो क्या कहा था उसने, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहा था कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, ठीक है, मेरे सिवा आपका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, बोल रही थी। चलिए आगे देखते हैं, देखेंगे। भुजबल भूमि भूप बीनु किन्हीं, विपुल बार मही देव दिन्हीं, साहस बहुभुज छेदनिहारा, परशु विलोकु महादीप कुमार, ठीक है। मतु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे गर्भ के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है? गंधक, बच्चा, अभ्रक, शत्रु, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या अर्थ होगा? बच्चा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। महीप कुमार किसे कहा गया? महादेव, शिव, राम, लक्ष्मण, परशुराम। महीप कुमार किसे कहा गया है दोस्तों? तो लक्ष्मण को कहा गया है महीप कुमार। अगर क्वेश्चन देखेंगे, विपुल बार महिदेवन दिन्हीं में महिदेव किनका संदर्भ है? महादेव, शिव, महात्मा गांधी, कोई युद्ध देवता, कोई राजा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? महादेव, शिव, ठीक है, इसका संदर्भ दिया गया है। परशु विलोकु महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक युद्ध अस्त्र, किसी शक्तिशाली देवता का नाम, राजा की तलवार, किसी खास प्रकार का धनुष। तो इसका आंसर होगा एक युद्ध अस्त्र की बात हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, गंगटोक का क्या अर्थ है? घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। तो गंगटोक का क्या अर्थ होता है? तो पहाड़, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। जितेंद्र नर्ग की जीभ में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, महावीर की, ठीक है दोस्तों। तो किसकी तस्वीर लगी थी? तो याद रखिएगा दलाई लामा की तस्वीर लगी थी। दोस्तों 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सकेगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।